वेलकम बैक टू वी स्टडी। आई एम संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर का जिन स्टूडेंट ने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लिया है उसका सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इसका हम देखेंगे फाइनल एग्ज़ाम, महापरीक्षा। हमने कुछ 5 टॉपिक्स निकाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए उसे हम देख लेते हैं कि वो 5 टॉपिक्स क्या क्या है। ऑपरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। ऑपरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, जैसे कि आपको सब्जी लेने जाना होता है तो आप डायरेक्ट खेत में नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप? सब्जी मंडी जाते हैं। ठीक, वहाँ पर एक एजेंट खड़े होते हैं जो आपको सौदा करवाते हैं सब्जी का। आलू कितने रुपए किलो? 40 रुपए किलो। टमाटर कितने रुपए किलो? 80 रुपए किलो। मटर कितने रुपए किलो? 40 रुपए किलो। ऐसे ही मार्केट, शेयर मार्केट का भी एक प्लेस होता है। आप डायरेक्ट बीएसई, एनएसई, बीएसई से नहीं खरीदते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक एजेंट खड़ा होता है जो आपको कंपनी की हिस्सेदारी का सौदा करवाते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी देख लेते हैं कि जब हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। बाई और सेल करने से पहले हम देख लेते हैं एनएसई में, बीएसई में क्या क्या होता है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, एनएसई, एनएसई मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये किसका इंडेक्स है? निफ्टी। एन उठा कर लेकर आओ, एन लगाओ यहाँ पर, NIFTY, निफ्टी। निफ्टी 50, निफ्टी 50। ठीक है, इसमें कितनी कंपनियां हैं? 50। निफ्टी 50 देख, ध्यान रखना, 50 मतलब 50 कंपनीज। 50 कंपनीज। ओके, ये हमारे देश के सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बीएसई। बीएसई ये किसका इंडेक्स है? सेंसेक्स का। किसका है? सेंसेक्स का। सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है? 30 कंपनीज है। सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है? 30 कंपनीज है। एनएसई, बीएसई, ये दोनों इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया के क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप डायरेक्ट एनएसई, बीएसई से शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। उसके बीच में कौन होता है? एक मिडिल मैन होता है। उसी तरह जैसे कि आपने सब्जी मंडी में देखा था, जो सौदा करवाता है कि आलू इतने रुपए किलो, टमाटर इतने रुपए किलो, वैसे ही शेयर में भी एक एजेंट होता है जो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स बताता है कि इस कंपनी का शेयर इतने में मिलेगा, इस कंपनी का शेयर इतने में मिलेगा। आप डायरेक्ट एनएसई, बीएसई से नहीं खरीद सकते। किससे खरीद सकते हैं आप? मिडिल मैन, ब्रोकर से खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये ब्रोकर क्या करता है? एनएसई, बीएसई को भेज देता है कि इस व्यक्ति ने इतने का शेयर खरीदना चाहता है। ठीक है, ब्रोकर कितने टाइप के होते हैं? ब्रोकर होते हैं एक ऑफलाइन, डायरेक्ट आप ऑफिस में जाते हैं, ब्रोकर से मिलते हैं। ठीक, और एक होता है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में आप यहाँ देख सकते हैं जेरोधा, ग्रो, एंजल वन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं? सौदा करवाते हैं। अब सौदा करवाने के बाद अब आते हैं डिपॉजिटरीज में। डिपॉजिटरीज क्या होता है? ये वो होता है जैसे कि आप अपना कैश कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। अपना कैश बैंक में रखते हैं। उसी तरह शेयर को कहाँ रखते हैं?
डिजिटल फॉर्मेट में डिपॉजिटरीज में रखते हैं। डिजिटल वॉलेट कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? डिजिटल वॉलेट कहा जाता है। डिपॉजिटरीज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, NSDL और CDSL। NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आपका जो शेयर है वो यहाँ सबमिट रहता है। इतना लंबा नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट, ठीक है। फिर आता है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी नहीं, सॉरी, सर्विस इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये सबसे पुराना कौन है? ओल्ड, सबसे पुराना डिपॉजिटरी है, ठीक है। सबसे पुराना डिपॉजिटरी इसे कहा जाता है। ओके, अब देख लेते हैं कि जैसे हम शेयर में बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वॉलेट हो जाता है, डिजिटल वॉलेट हो जाता है, ठीक। शेयर जहां हम रखते हैं वो क्या हो जाता है? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जब इंसानों से धोखाधड़ी होता है तो उसके लिए कौन सामने आता है? पुलिस आता है, साइबर क्राइम, ये सब लोग आते हैं, ठीक। उसी तरह अगर शेयर मार्केट में धोखा हो, धोखाधड़ी हो, तो उसको कौन देखता है? उसको कौन देखता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके। इसे बॉस कहते हैं, शेयर मार्केट का बॉस कहते हैं, या फिर हम पुलिस कह सकते हैं। शेयर मार्केट का बॉस या फिर हम पुलिस कह सकते हैं। द प्रोसेस, अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे एक शेयर को बाय किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, आपने ऑर्डर दिया, मान लो आपको 500 रुपये का क्या खरीदना है? शेयर खरीदना है, ठीक है। इन्वेस्टर प्लेसेस ऑर्डर विया ब्रोकर ऐप। ब्रोकर ऐप, ये देखिए ब्रोकर ऐप, जेरोधा, ग्रो, एंजल वन, ठीक है, ये सब क्या है? ब्रोकर ऐप्स हैं। आपको 500 रुपये का शेयर खरीदना है, तो जो ब्रोकर होगा वो रिक्वेस्ट भेज देगा कहाँ? NSE में और BSE में, ठीक। अब आपको यहाँ पर सेल करना, परचेज करना है, तो स्टेप 2 क्या रहेगा? मैचिंग। आपने यहाँ पर क्या किया? बाय किया, ठीक है। और जब आप बाय करते हैं 500 का शेयर, तो कोई ना कोई यहाँ पर सेल करने के लिए बैठा रहता है, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा? यहाँ पर ऑर्डर को मैच करेगा। मैच करने के बाद जब वो मैच हो जाता है पूरी तरह से कि सेलर जो है वो 500 का शेयर बेच रहा है, ठीक है, बायर यहाँ पर 500 का शेयर खरीदेगा। कंप्यूटर ने यहाँ पर क्या कर लिया? मैच कर दिया, ठीक है, मैच कर लिया। अब मैच करने के बाद जब आप शेयर बाय करते हैं तो आपके अकाउंट में तुरंत शेयर का जो वॉलेट है, मतलब डीमेट अकाउंट में तुरंत नहीं आ जाता है। इसके लिए T+1
T+1 डे लगता है, T+1 ट्रेडिंग डे प्लस 1 वर्किंग डे। ठीक है, T+1 ट्रेडिंग प्लस 1 वर्किंग डे। इसके बाद क्या होता है, जो आपने शेयर बाय किया है, ठीक है, वो मनी गोज टू सेलर। जो सेलर शेयर बेचता है उसके पास वो पैसा चला जाता है। ओके, उसके पास पैसा चला जाता है, और जो आपने शेयर खरीदा है वो T+1 डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओके, तो ये था ऑपरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। क्या था ये? ऑपरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, उधारी का खेल। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यह एक शॉर्ट टर्म मार्केट, मतलब 1 साल से कम के लिए भी लोन लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी लोन मार्केट भी कहते हैं। ओके, चलिए समझ लेते हैं। ट्रेजरी बिल, इसे हम टी बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी बिल भी कहते हैं। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है, और सबसे ज़्यादा सिक्योर रहता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट फुल वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, किसी व्यक्ति को, ये कौन है? मान लो ये गवर्नमेंट है, ठीक। गवर्नमेंट को नीड टू मनी, पैसों की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या जारी करेंगे? ट्रेजरी बिल जारी करेंगे। ट्रेजरी बिल जारी करेंगे। कैसे जारी करेंगे? जो ट्रेजरी बिल है उसकी कीमत एक्चुअली में 100K है, मतलब 1 लाख रुपए है। अब कोई जनता आपको पैसा फ्री तो देगी नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट तो चाहिए उसे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस 100K के बदले में आपको ट्रेजरी बिल 98K 98,000 में देने को तैयार हो जाता है। 98,000 में देने को तैयार हो जाती है, ठीक है। और ये कब तक के लिए लिया हुआ है? 91 डेज, 91 डेज के लिए लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही 91 डेज कंप्लीट होगा तो आपको जो आपने 98,000 में जो आपने लिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको वापस करेगी 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में, ठीक है। आपका प्रॉफिट कितना होगा? ₹2000, ठीक है। तो गवर्नमेंट 91 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट के साथ आपका पैसा लौटा देती है, ठीक है। ये होता है ट्रेजरी बिल। अब हम देख लेते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? लार्ज प्राइवेट कंपनीज, जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, ये सब जारी करते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है? इनको डेली एक्सपेंस के लिए कभी कभी पैसों की कमी पड़ जाती है, तो ये क्या करते हैं? कमर्शियल पेपर जारी करते हैं। ये कौन है? पब्लिक कमर्शियल पेपर जारी करते हैं। नीड हाई क्रेडिट रेटिंग। अब कंपनी के पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता है, तो जनता उनसे कमर्शियल पेपर क्यों खरीदती है? क्यों खरीदती है? क्योंकि आपको पता है टाटा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। इन्होंने मार्केट में क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी बनाकर रखी हुई है। इस वजह से जो पब्लिक होती है वो इनसे कमर्शियल पेपर खरीदती है, और कंपनी को एक प्रकार से फंड मिल जाता है ताकि वो अपनी कंपनी को चला सकें।
कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं जिन्होंने उधार लिया वो एक प्रकार का कॉरपोरेट पर्सनल लोन है। कॉरपोरेट पर्सनल लोन है जो जनता से उधार लेती है, जो कंपनी जनता से उधार लेती है उसे कमर्शियल पेपर कहते हैं। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है बैंक। इसको कौन जारी करता है? बैंक जारी करता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CDB कहते हैं। जब बैंक को कैश की ज़रूरत पड़ती है तो क्या जारी करते हैं? CD जारी करते हैं। ठीक है, CD एक प्रकार का FD जैसा होता है। ठीक है, CD एक प्रकार का कैसा होता है? FD जैसा होता है। CD FD जैसा होता है। इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, FD को आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन CD को आप किसी को भी सेल कर सकते हो। ठीक है, CD को आप किसी को भी सेल कर सकते हो, लेकिन FD को आप सेल नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपका ही रहता है। ओके, तो CD कौन जारी करता है? CD जारी करता है बैंक। अब यहाँ पर देख लेते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी बैंकों के बीच में काम होता है, बैंक टू बैंक। बैंकों के बीच में ये सब उधारी चलती है जिसे कॉल मनी कहते हैं। ठीक, इंटरबैंक, बैंक टू बैंक, ये कौन जारी करता है? बैंक जारी करता है। इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? एक दिन या रातों रात कभी भी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन डेली कैश लिमिट, मेंटेन करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में देखिए SBI और PNB। SBI को ज़रूरत पड़ गई RBI के गाइडलाइन के हिसाब से, अगर एक रात में SBI को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो PNB पंजाब नेशनल बैंक से एक रात के लिए पैसा क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है। ठीक, उधार ले सकती है जिसे कॉल मनी कहते हैं, और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है फिर बाद में चुका दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो ये फ़ायदे होते हैं इन सब चीज़ों के। आगे देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क और रिटर्न क्या होता है उसका डेफिनेशन ये देखिए। रिटर्न किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीज़ कहीं इन्वेस्ट किए, ठीक है, और इन्वेस्ट करने के बाद उसी 100 रुपीज़ के साथ आपको 110 रुपये मिल जाता है, तो इसमें जो 10 रुपये है वो आपका क्या है? रिटर्न है। ठीक, वो आपका क्या है? रिटर्न है। और रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क इसे कहते हैं कि आपका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। ठीक, फियर आउट नॉट गेटिंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये क्या है? एक प्रकार का रिस्क है। फियर ऑफ लॉजिंग प्रिंसिपल अमाउंट, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और डर रहता है कि पूरा 100 रुपये क्या होगा? हमारा डूब जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। ओके, द रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रूल नो पेन नो गेन। अगर आप आज के टाइम में पेन सह नहीं सकते तो आपको कभी भी गेन नहीं मिलेगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा आपका जो भी प्रॉफिट है। अगर आप आज के टाइम में अगर आप आज के टाइम में पेन नहीं सहते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको कभी भी गेन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। जितना लो रिस्क होगा उतना लो रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप बैंक में FD करते हैं, यहाँ पर देखिए बैंक में आप FD कराते हैं, ठीक, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का FD कराया, ठीक है, बैंक आपको 7% दे रही है, आपको कितना मिल रहा है? 107।
1 साल में। बैंक में एफडी कराना लो रिस्क है, लो रिस्क है, लो रिटर्न है। ठीक है, लो रिस्क है, लो रिटर्न है। आपको ये समझ में आया? ठीक है, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा सिक्योर रहता है, जितना रिटर्न देना होता है बैंक हमें 1 साल में इतना दे देती है। ठीक है, लो रिस्क है तो लो रिटर्न मिलेगा। अब हम देख लेते हैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न। इसको देखिएगा, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। हम बैंक में चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न है इसमें रातों की नींदें क्या हो जाती है? उड़ जाती है। रातों की नींद उड़ जाती है, हमारी सेहत थोड़ी ख़राब होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने मान लो पैसे लगाए हैं, ये तो सिर्फ छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में बड़े अमाउंट लगाए जाते हैं। ठीक है, और एफडी में भी बड़ा अमाउंट लगाता है, लेकिन हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए आपने शेयर में 100 रुपीज़ यहाँ पर लगाए, और लगाने के बाद यहाँ पर क्या है? हाई रिस्क है। हाई रिस्क है मतलब ये तो पूरा डूब सकता है, ये तो फिर पूरा 2 गुना या फिर 3 गुना हो सकता है। जैसे कि एफडी में आपको सिर्फ 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक, एफडी में आपको 300 मतलब प्रॉफिट हो सकता है, 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यही अंतर होता है रिस्क और रिटर्न में। आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर कम रिटर्न चाहिए तो कम रिस्क लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एफडी में जाओ अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और शेयर स्टॉक मार्केट में जाओ अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, आप अपने अमाउंट को भूलना चाहते हो कि एक बार में ये तो डूब जाएगा या तो बना देगा। जिनको अमीर होना होता है वो क्या करते हैं, एक बार ये देखते हैं कि या तो मेरा पैसा डूबेगा या तो मेरा पैसा बनेगा। ठीक है, ये मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा करते हैं एफडी, कि उनका पैसा क्या बहुत ही मुश्किल से कमाया हुआ रहता है, तो वो एफडी में डालते हैं ताकि हमारा पैसा सिक्योर रहे और कम रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन हमारा पैसा बचा रहेगा। ओके, इसका गोल्डन रूल क्या है? इसका गोल्डन रूल क्या है? इससे पहले हम ये देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, डेली लाइफ एनालॉजी ट्रैवल। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो सस्ते में ट्रैवल करते हैं, ठीक, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसी तरह एफडी है, ठीक, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में फेक फ्लाइट की तरह समझे, बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक, लेकिन आपका टाइम बचाता है, हाई एफिशिएंसी और टाइम से पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर हाई रिस्क भी है, मान लो ये क्रैश हो गया तो, ठीक। तो इस हिसाब से एफडी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, रिस्क और रिटर्न। गोल्डन रूल, इसे हम क्या कहते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं। टू अर्न मोर यू मस्ट बी रेडी टू इन्वेस्ट मोर। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपने हिसाब से, उतना ज़्यादा आपको मिलता चला जाएगा। जैसे कि आपने, ये आपके ऊपर है, रिस्क और रिटर्न को समझने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर की सही औकात पता लगाना। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब शेयर की सही औकात को पता लगाना। कैसे पता लगाते हैं, आइए देखते हैं। प्राइस वर्सेस वैल्यू डिफरेंस। प्राइस व्हाट यू पे, आप जो पे करते हैं। वैल्यू मतलब व्हाट यू गेट इन रिटर्न, आप पे किए हुए पैसे से आपको क्या मिलता है, ठीक है, जो आपको मिलता है। मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, अभी हम क्या पता कर रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स की सही औकात पता कर रहे हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, अगर आपका कोई एक फ्रेंड सेलिंग ओल्ड फ़ोन, अगर आपका कोई फ्रेंड फ़ोन बेचता है, पुराना फ़ोन, ठीक है, और उसकी प्राइस क्या लगाता है? 30,000 रुपये। उसकी प्राइस क्या लगाता है? 30,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे? उस मोबाइल को अपने हाथ में लेंगे, हाथ में लेने के बाद फिर क्या चेक करेंगे? इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, इसकी स्क्रीन फूटी हुई है, स्क्रीन टूटी हुई है, बैटरी भी पुरानी हो चुकी है, 5 ईयर पुराना ओल्ड फ़ोन है, ठीक है। जब भी आप मोबाइल ख़रीदते हैं
मोबाइल ख़रीदने के बाद जब वो 6 महीने हो जाता है, ठीक है, कुछ भी खरीदो आप, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ भी खरीदो, दुनिया में कोई सी भी चीज़ खरीदो, दुकान के बाहर कदम रखते ही डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है। अगर आपने मान लो एक मोबाइल ख़रीदा है, कितने का, 30,000 का, तो इसमें 50% डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो कितना हो जाता है, 15,000 का हो जाता है, 50% डेप्रिसिएशन। अब कई लोग अपने हिसाब से भाव लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लोग अपने हिसाब से लगाते थे, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर क्या किया, स्क्रीन देखा, ओल्ड बैटरी देखी, 5 साल पुराना मोबाइल देखा, तो आपने एज्यूम कर लिया कि ये मोबाइल 15,000 से ज़्यादा का नहीं है, 15,000 से ज़्यादा का नहीं है, ओके। और जब आपने ये सब एज्यूम किया तो आपने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इस मोबाइल की वैल्यू है, वो ओवर वैल्यू है। खरीदना मतलब रिस्की है, खरीदना क्या है, रिस्की है, तो उसे नहीं खरीद सकते, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कंपनी के शेयर को कैसे डिसाइड करें, कैसे पहचाना जाए, उस कंपनी की कैसे शेयर की औकात निकाली जाए, ठीक। यह एक कंपनी क्लोजिंग की तरह है। मान लो कोई कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, और वो 20 करोड़ के कर्जे में है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, बाकी बचा हुआ पैसा इक्वल टू बचा हुआ पैसा, नेट एसेट मेथड, ठीक है। मान लो इस कंपनी की कीमत 100 करोड़ है, ठीक है, और 20 करोड़ का कर्जा है और वो चुका नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80 करोड़ रुपए बचेगा। और उस कंपनी के पास अगर 1 करोड़ का शेयर है तो एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपीज़, भला ही वो NSE BSE में 150 का बिक रहा हो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आप जो नंबर्स देखते हैं, जो पैसे आपको दिखते हैं शेयर में, वो असली नहीं होता है, ठीक है, वो असली नहीं होता है, असली ऐसे निकाला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं यील्ड और डिविडेंड मेथड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, रेंटल इनकम अप्रोच, हाउ मच इट अर्न्स एनुअली डिविडेंड। अगर आप एक घर खरीदते हैं और घर खरीदने के बाद सोचते हैं कि इसकी साल की इनकम मतलब रेंट कितना आएगा, तो हायर डिविडेंड इक्वल टू हायर वैल्यू। तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार के टैक्स देने होते हैं, कई ऐसी चीज़ें करनी होती है, तो उसका एक वैल्यू निकाला जाता है, ठीक। एक और चीज़ अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल मोस्ट यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है ये, ओके। मान लो आप एक भैंस खरीदते हो, भैंस कैसे खरीदोगे, आप तो ये नहीं देखोगे कितना खूबसूरत है, कितना क्या है, आप ये देखोगे ना कि दूध अच्छा देती है 10-20 लीटर एक दिन में, ओके। तो ये होता है क्या, फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल। आप कंपनी में भी यही देखते हो कि ये कंपनी आगे चल के प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ओके। इंक्रीजिंग प्रॉफिट इंक्रीज वैल्यूएशन, जैसे ही प्रॉफिट इंक्रीज होता है वैसे ही प्रॉफिट इसका बनना चालू हो जाता है, वैल्यू चालू हो जाती है। और देखने का पर्पस तो यही है, वैल्यू ऑफ शेयर, इसका मतलब ये है कि सोने के भाव से आप कचरा मत खरीदो, सोने के भाव से कचरा मत खरीदो, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की असली औकात पता करना, टू अवॉइड बाइंग ट्रैश एंड गोल्ड प्राइसेस, ठीक है। कचरे को सोने के भाव में मत खरीदना। अगर रूल देख लो यहाँ पर, अगर वैल्यू 100 रुपये है और प्राइस यहाँ पर 80 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि हमको शेयर अच्छे भाव में मिल रहा है, खरीद लेना चाहिए, ओके। रूल 2, अगर यहाँ पर प्राइस 80 है और वैल्यू 150 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ख़रीदना नहीं चाहिए, वो कंपनी कभी भी डूब सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 100 माइनस 200 करोड़ इक्वल टू 80 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी की कुंडली निकालना
और कुंडली निकालने के बाद यह तय करना कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी की कुंडली निकालना, जो ऊपर से नीचे गया और नीचे से ऊपर गया, उसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, ठीक। EIC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई का मतलब इकोनॉमी, उस कंट्री को देखना जिस कंट्री की इकोनॉमी मजबूत है या फिर ख़राब है, ये चेक करना। इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री को देखना, उस कंट्री के इंडस्ट्री को चेक करना, देखना, ठीक है। सी मतलब कंपनी, द स्पेसिफिक बिजनेस, और कुछ ऐसे बिजनेस को ध्यान में रखना जो मतलब आने वाले टाइम में ग्रो कर रहा हो। तो चलिए उसको एक एक करके एनालिसिस करते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंट्री में है, और क्या उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्टेप 1 देख लेते हैं। स्टेप 1, इकोनॉमी एनालिसिस। सबसे पहले हमें फोकस करना है कंडीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री की कंडीशन क्या है, क्या वहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा हैं, अमीर लोग कम है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करना। उस कंट्री का इन्वायरमेंट चेक करना, सेफ़ है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं, ठीक। और यहाँ पर ये देखना कि क्या वहाँ के लोग वेल्दी हैं और फेसिंग फेमाइन एंड रियोट्स, क्या वहाँ पर लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है या फिर दंगे फसाद होते रहते हैं, आतंकवाद ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर चेक करना होता है, ठीक। कंपनी की GDP, इन्फ्लेशन, महंगाई, रिसेशन, ठीक, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है। अगर कुछ कंट्रियाँ ऐसी है जहाँ पर आतंकवाद बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है, इतना कम है कि क्या बता सकते हैं, उसमें कुछ बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, ठीक। ऐसी कई कंट्रीज़ हैं, नाम नहीं ले सकता, ठीक, दंगा हो जाएगा, ओके। ऐसी कई कंपनीज, ओके। अभी हम देखते हैं स्टेप 2, इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इंडस्ट्री को चूज़ करना, हमने कंट्री को तो देख लिया, ठीक, क्या यहाँ पर स्कोप है या नहीं है, ये सब चीज़ों को तो हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं उस कंट्री के अंदर क्या है, सेक्टर, राइट सेक्टर क्या है, विच बिजनेस हैज़ डिमांड, कौन से बिजनेस की ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, ओके। रेस्टोरेंट की बात ले लें, रेस्टोरेंट, टाइपराइटर, डेड इंडस्ट्री है, ठीक। यहाँ पर लोग फास्ट फूड, अगर मैं यहाँ पर इस कंट्री में टाइपराइटर का अगर दुकान खोल लूँ तो क्या वो चलेगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है और जो टाइपराइटर है उसकी इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। तो कहाँ पर स्कोप है? स्कोप है फास्ट फूड, डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कैसे? क्योंकि आजकल के लोग देखते होंगे, आप लोग मोबाइल में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में देखते होंगे कि कोई भी कहीं से भी ब्लॉग बना लेता है, एक छोटा सा ठेला रहता है, आइए आप लोग यहाँ पर खाइए, इनके 20 रुपए का प्लेट है, मज़ा आ जाएगा। लोग घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और कहाँ पर है? आईटी में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईटी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे जा चुका है, पेट्रोल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री अभी खतरे में है, आगे। और पेपर मिल जो है ये भी बंद होने वाला है, क्योंकि सभी चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही बना हुआ है, ठीक। मेरे पास जो चौक हुआ करती थी ज़माने पहले, ठीक, उसकी इंडस्ट्री ख़त्म। बोर्ड जो ग्रीन बोर्ड होता था उसकी इंडस्ट्री ख़त्म। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एआई की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग, ओके। तो हमने इकोनॉमी एनालिसिस कर लिया, इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया, अब कंपनी की एनालिसिस करते हैं, कंपनी एनालिसिस करते हैं, ओके। चूजिंग द बेस्ट प्लेयर, क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द किंग एंड हु इज़ द बेगर। यहाँ पर कौन सी कंपनी राजा है और कौन सी कंपनी यहाँ पर भिखारी है, ठीक है। जैसे कि हम डोमिनोज को देखें, ये क्या है? किंग है, किंग, क्योंकि ये फेमस है, ऑर्डर आता है तुरंत जाता है, ठीक। लेकिन लोकल शॉप्स जो हैं, जो डोमिनोज है, वो प्रॉफिट भी देता है और अच्छी सर्विस भी देता है, ठीक।
जो लोकल शॉप्स हैं वो अच्छी सर्विस नहीं दे पाते क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं करते, और कई दिन से मतलब कल शाम का बचा हुआ अगले दिन गर्म करके खिला देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो ग्रोथ प्रॉफिटेबल दिला सके। ओके, अब यहाँ पर मार्केट एग्जांपल देखते हैं। जैसे HDFC बैंक, ये प्रॉफिट दे सकता है। एक्सिस बैंक ये प्रॉफिट दे सकता है। ICICI बैंक, ठीक है, ये प्रॉफिट दे सकता है। फेलिंग बैंक, और जो कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो कई बार इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं और इन्वेस्ट कराते हैं और वो कंपनी भाग जाती है। तो ऐसे चीज़ों से बचें। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक कंट्री का इकोनॉमी एनालिसिस कर लिया, उस कंट्री की इंडस्ट्री हमने यहाँ पर एनालिसिस कर ली। ठीक, और हमने राइट कंपनी भी चुन ली कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है। अगर सब कुछ सही है तो पहले 3 चीज़ें निकालें। चेक इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी बढ़िया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से आगे बढ़ सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सेलेक्ट इंडस्ट्री, हाँ हमने से इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली है। ठीक, IT ग्रो कर रहा है। यहाँ पर एक है फास्ट फूड ज़्यादा डिमांड में है। ठीक, HDFC बैंक किंग है यहाँ पर। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे। इन सब जितनी भी कंपनियां हैं इनमें से कोई एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि ये क्या प्रॉफिट दे पा रहा है। अगर प्रॉफिट दे पा रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, EIC एनालिसिस, जिसे कंपनी की कुंडली निकालना कहते हैं। सो लास्ट में थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।